साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो एपीएस अर्थात अपर निजी सचिव 2023 की परीक्षा आयोजित कराई जानी है, तो उसी के संदर्भ में हम लोग जो है जो पुराने पेपर आए हुए, जैसे कि अभी तक इनके दो पेपर मुख्यतः हुए हैं, एक 2013 का हुआ है, एक 2010 का हुआ है। अब जो नया पेपर होगा वो नए पैटर्न पे होगा। पहले 100 क्वेश्चन आते थे, अब 150 क्वेश्चन आएंगे। अब उसका सिलेबस भी बदल दिया गया है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए पहले हम जो प्रीवियस ईयर के पेपर है, जैसे 2013 का पेपर मैं सॉल्व कर चुका हूं, उसके वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। यदि आपने नहीं देखा तो वहां जाकर के देख सकते हैं। और जो फिर 2010 का पेपर है उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो जो प्रीवियस ईयर के 2 साल के पेपर हैं और इसके अतिरिक्त 10 प्रैक्टिस सेट, इस तरह की जो एक मैगजीन है वो राजीव पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित की गई, जिसमें 2013 और 2010 का प्रीवियस ईयर का सॉल्व है और उसके साथ ही साथ आपको 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं नए पैटर्न के अनुसार। ठीक है, नए पैटर्न में आप यहाँ पर सिलेबस देखें तो 50 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के आएंगे, 50 क्वेश्चन जीके या जीएस के आएंगे तथा 50 क्वेश्चन जो है आपके कंप्यूटर ज्ञान के आएंगे। तो टोटल आपके 150 क्वेश्चन होने हैं और 3 घंटे का पेपर होगा नेगेटिव मार्किंग के साथ में। तो यहाँ पर आज के वीडियो में हम लोग जो अपर निजी सचिव 2010 का है, इस पेपर को यहाँ पर इसके सॉल्यूशन के साथ देखेंगे। इससे आपको एक समझ विकसित होगी कि किस प्रकार का पेपर एपीएस में पहले पूछा गया है और किस प्रकार के प्रश्न आगामी परीक्षा में बन सकते हैं। तो देखिए, पहला है जीटीए, संक्षिप्त रूप है किसका? जीटीए संक्षिप्त रूप है गोरखा लैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है एनसीटीसी का पूरा नाम क्या है या पूरा स्वरूप क्या है? तो एनसीटीसी मतलब नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर है। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर, या हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केंद्र है ये। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है कि एनआरएचएम का पूरा फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ठीक है, यह ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुधार के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को की गई थी। अगला है एफडीआई का पूरा फुल फॉर्म क्या है? तो एफडीआई का फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आप देखेंगे 2013 और 2010 के पेपरों में काफी मात्रा में प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें आपको फुल फॉर्म पूरे का बताना था। ठीक है, पूरा स्वरूप बताना था शॉर्ट फॉर्म का। आगे देखें, आईएसआरओ का पूर्ण रूप क्या है? आईएसआरओ मतलब इसरो का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बी ऑप्शन। तो देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे इंग्लिश में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या शॉर्ट में इसरो कहते हैं, ये भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो को पूर्व में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के नाम से जाना जाता था, जिसे डॉक्टर विक्रम ए साराभाई की दूरदर्शिता पर 1962 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। और इसका इसरो का जो गठन है वो 15 अगस्त 1969 को हुआ। आगे बात करते हैं, FSLRC का पूरा नाम क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। आगे बात करते हैं, अगला है एनआरआई। एनआरआई का पूर्ण रूप क्या है? एनआरआई मतलब नॉन रेजिडेंट इंस्टीट्यूट इंडियन है, नॉन रेजिडेंट इंडियन है, अनिवासी भारतीय जो होते हैं उन्हें एनआरआई कहा जाता है। अगला है ब्रिक्स, निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्त रूप है? तो ब्रिक्स में कुल 5 देश हैं। कौन कौन से? ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स, बी से आपका ब्राजील है, आर से आपका रशिया है, आई से इंडिया है, सी से चाइना है और एस से दक्षिण अफ्रीका है। ठीक है, CIBIL का पूर्ण रूप क्या है? तो CIBIL का पूर्ण रूप है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। इंग्लिश में देखिए, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। अगला है सेबी, SEBI का फुल फॉर्म क्या है? तो यह है सेबी अर्थात सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। इसकी स्थापना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के अधिनियमों के अनुसार 30 जनवरी 1992 को एक वैधानिक निकाय के रूप में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे? मुंबई में है। अगला है रिवॉल्यूशन 2020 लव करप्शन एम्बिशन नामक पुस्तक निम्नलिखित में किसने लिखी है? तो यह पुस्तक जो है चेतन भगत की है। किसकी है? चेतन भगत की है। आगे बात करते हैं, 2 सूचियां हैं, पुस्तक और उसके राइटर। ठीक है, पुस्तक और राइटर, इन्हें हमें सुमेलित करना। तो यहाँ पे देखिए, जो सुमेलित है आपका 5 पॉइंट समवन, ये चेतन भगत की पुस्तक है। सॉन्ग्स ऑफ द गुरुज
खुशवंत सिंह की है। द आइडिया ऑफ जस्टिस अमर सेन की है। द वाइट टाइगर अरविंद अड़गिया की है, अरविंद अड़िंगा की। आगे बात करते हैं, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई निम्न पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दी गई थी? तो कौन सी पुस्तक प्रतिबंधित की गई थी? तो ये जो थी आपकी पाथेर दाबी। कौन सी थी? पाथेर दाबी को प्रतिबंधित किया गया था। ठीक है, यह उपन्यास बांग्ला भाषा में लिखा गया था। यह उपन्यास मूल रूप से देश को पराधीनता से मुक्ति दिलाने की मांग के विषय में लिखा गया था। अगला है, कंट्रोवर्शियल योर्स आत्मकथा है किसकी? तो ये शोएब अख्तर की आत्मकथा है। हुमायूंनामा किसने लिखा है? तो ये गुलबदन बेगम ने, हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने लिखा था बाबर के कहने पर। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के लेखक कौन है? तो रफीक जकरिया। अगला है, यहाँ पे दो सूचियां हैं, पुस्तक और उनके रचयिता, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, गीता रहस्य बीजी तिलक की है, बाल गंगाधर तिलक की है। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की है। जय सोमनाथ के.एम. मुंशी की है। सोजे वतन मुंशी प्रेमचंद की है। आगे बढ़ते हैं, फिर से यहाँ पे दो सूचियां दी गई हैं पुस्तक और उनके राइटर का। तो यहाँ पे देखिए, द आर्गुमेंटिव इंडियन अमर सेन की है। ट्रुथ लव एंड अ लिटिल मैलिश, ये खुशवंत सिंह की है। इमर्जिंग इंडिया बिमल जलान की है। इन द नेम ऑफ द पीपल के.आर. नारायणन की है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें, जो ये प्रश्न, ये जो परीक्षा हुई है 2013-2010 की, इसमें आपका फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन, ठीक है, संक्षिप्त रूप का फुल फॉर्म, विस्तारित रूप लिखना, और पुस्तकों से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए। तो आगे भी यही उम्मीद है कि इस तरह के प्रश्न आपको जीएस वाले पोर्शन, जो जीके वाला पोर्शन, वहां पूछा जाएगा। अगला है, फिर से पुस्तक और उसके रचयिता की सूचियां दी गई, इन्हें सुमेलित करना। देखिए, गीत गोविंद किसकी है? जयदेव की है। गोरा रविन्द्रनाथ टैगोर की है। कादम्बरी बाणभट्ट की है। राज तरंगड़ी कल्हड़ की है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, अन्ना कारानीना ये लियो टॉल्स्टॉय की है। डिवाइन कॉमेडी ये दांते एलिगियरी की है, ना कि वर्जिल की। तो बी वाला सही नहीं है। किंग लियर शेक्सपियर की है। ओडिसी होमर की है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर अर्थात गणेश वासुदेव मावलंकर इसके पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, और इन्हें जवाहरलाल नेहरू ने लोकसभा के जनक की उपाधि से सम्मानित किया था। पतंजलि समकालीन थे। पतंजलि जो समकालीन थे किसके? पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। पुष्यमित्र शुंग वंश का संस्थापक था, और पुष्यमित्र जो है अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ के सेनापति थे। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में वाकटक साम्राज्य की महिला शासिका थी? तो प्रभावती गुप्ता। देखिए, गुप्त काल में वाकटक साम्राज्य की महिला शासक प्रभावती गुप्ता थी। प्रभावती गुप्ता चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। उनका विवाह वाकटक राजवंश के रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। पति की मृत्यु के बाद प्रभावती गुप्ता ने वाकटक साम्राज्य की कमान संभाली थी। अशोक के उस शिलालेख का नाम बताइए जो धम्म की व्याख्या और संक्षिप्तीकरण करता है। तो ये आपका 11वां अभिलेख है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और 13वें अभिलेख में क्या है? कलिंग युद्ध की विजय एवं क्षतियों का वर्णन किया गया है। शिवाजी की सलाहकार समिति का नाम क्या था? अष्टप्रधान था। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में। निम्न से किसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया था? तो प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, परंतु इसको पूर्ण कराया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश ने। फिर बाद में जब ये एक स्टोरी इसकी टूट जाती है, तो बाद में फिरोज तुगलक ने भी इसका मरम्मत करा और एक स्टोरी और बनवा दी थी। आगे चलते हैं, निम्नलिखित मध्यकालीन शासकों में से किसने दीवाने रियासत के अंतर्गत एक सुनियोजित बाजार व्यवस्था संगठित की थी? तो किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक है, जिसे सदरे रियासत, इसका जो प्रधान होता था सदरे रियासत कहलाता था। दीवाने रियासत ये पूरा जो व्यवस्था थी वो थी, उसका प्रधान सदर ए रियासत होता था। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किसने बनवाई थी? तो इसको औरंगजेब ने बनवाया था। किसने बनवाया था? औरंगजेब ने। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण अगस्त 1659-60 में औरंगजेब ने करवाया था। इसे सफेद संगमरमर से बनवाया गया था, जबकि आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया था। दो मोती मस्जिद है, एक आपका दिल्ली में है, दिल्ली के लाल किले में है, और एक आगरा में है। तो आगरा वाले को शाहजहां ने, और जबकि दिल्ली वाले को औरंगजेब ने। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? हड़प्पी स्थल और अवस्थित। देखिए, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, वनवाली हरियाणा में है, राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है, राखीगढ़ी आपका हरियाणा में है। ठीक है, राखीगढ़ी आपका कहाँ है? हरियाणा में है। रंगपुर गुजरात, यहाँ पे सी वाला सही नहीं है।
आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसका परिमाण मीट्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? मीट्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, तो देखिए द्रव्यमान, दूरी, समय तो है, परंतु इसमें तरंग या धारा नहीं आती है। मीट्रिक प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसका उपयोग मूल रूप से दूरी, लंबाई, आयतन, वजन एवं तापमान को मापने के लिए किया जाता है। यह निम्न 3 आधारभूत इकाइयों पर आधारित है: मीटर लंबाई मापने के लिए, किलोग्राम द्रव्यमान मापने के लिए, सेकंड समय मापने के लिए। तो इसमें मीट्रिक प्रणाली में तरंग या धारा का मापन शामिल नहीं है। सख्त या हार्ड शीशा अथवा पोटास शीशा निम्न में से किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है? तो ये जो है आपका, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, मतलब तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सख्त या हार्ड शीशा अथवा पोटास शीशा पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका के मिश्रण से बनाया जाता है। इसका उपयोग अधिक ताप तक गर्म किए जाने वाले कांच के बर्तन बनाने में किया जाता है, अर्थात कांच को आगम प्रतिरोधी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला है पार्किंसन रोग, निम्न से किससे संबंधित है? तो पार्किंसन रोग जो है मस्तिष्क से संबंधित है। मस्तिष्क, यह मस्तिष्क के सबस्टेंटिया नाइग्रा नामक हिस्से में हिस्से में तंत्रिका कोशिकाओं के नुकसान के कारण होता है। मस्तिष्क के इस हिस्से में तंत्रिका कोशिकाएं डोपामाइन नामक रसायन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होती हैं। ऐसे में जब इन तंत्रिका कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है तो डोपामाइन की कम मात्रा रिलीज होती है और यही इस बीमारी का कारण बनती है। इस बीमारी के बारे में जागरूकता लाने के लिए प्रत्येक वर्ष 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसन दिवस के रूप में मनाया जाता है। एंट्रीफिटीज प्रोटीन पाया जाता है, एंट्रीफिटीज प्रोटीन पाया जाता है मछली में। ठीक है, मछली में पाया जाता है। ग्रीनलैंड में हिमशैल आवास में रहने वाली स्नेल फिश अपने रक्त प्रवाह में हिम निरोधी या एंटीफ्रीज प्रोटीन की उपस्थिति के कारण बर्फीले आर्कटिक जल में जीवित रह सकती है। रेडियो सक्रियता मापी जाती है किसमें? तो गाइगर काउंटर से मापी जाती है। एक लंबवत स्प्रिंग में जिसके निचले सिरे पर एक भार लटक रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो विद्युत धारा का प्रवाह का भार पर क्या मतलब विद्युत प्रवाह का प्रभाव भार पर क्या होगा? तो क्या होगा? वो ऊपर उठ जाएगा। देखिए जब एक लंबवत स्प्रिंग में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह संपीड़ित हो जाती है। अब यदि स्प्रिंग में भार लटक रहा है तो विद्युत धारा के प्रवाहित होने से वह ऊपर उठ जाएगा। सूर्य के प्रकाश को हम तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये लगभग 8 मिनट का समय लगता है, लगभग 8 मिनट का। फोटोक्रोमेटिक शीशे को तैयार करने में जो पदार्थ मिलाया जाता है वो क्या कहलाता है? तो इसमें आपका सिल्वर आयोडाइड मिलाया जाता है, सिल्वर आयोडाइड। देखिए सिल्वर हाइलाइट जैसे कि सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड को का उपयोग किया जाता है इसमें। बत्ती वाले स्टोव में बत्ती में तेल चढ़ने का कारण क्या होता है? तो इसमें इसका कारण होता है कोशिका क्रिया, कोशिका या केशिका क्रिया। ठीक है, ब्लॉटिंग पेपर हो गया, स्याही को शीघ्र सोख लेना, एवं पेड़ पौधों की शाखाओं, तनों एवं पत्तियों तक जल को आवश्यक लवणों को पहुंचाना, ये सब केशकत्व के ही उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किन बादलों में प्रायः वर्षा होती है? तो मेघपुंज बादल में, मेघपुंज नहीं, यहाँ पे देखिए ये कपासी वर्षा मेघ में, मेघपुंज बादल अर्थात कपासी वर्षा मेघ है। ठीक है, में प्रायः वर्षा होती है। निम्नलिखित में किस राज्य में सहरिया जनजाति अधिकतर पाई जाती है? तो ये मध्य प्रदेश में सहरिया जनजाति अधिकतर पाई जाती हैं। ठीक है, सहरिया जनजाति को कम विकास सूचकांक के कारण विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप पीबीटीजी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आगे बढ़ते हैं, बखिरा पश्चिम बिहार स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो बखिरा पश्चिम बिहार आपका संत कबीर नगर जिले में है और यह एक रामसर स्थल भी है। निम्नलिखित जिलों में से किसमें कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत न्यूनतम है? तो चित्रकूट में, इन चारों में न्यूनतम है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नहर है? तो सबसे लंबी नहर कौन सी है आपकी? जो शारदा शहर है, शारदा नहर, ये सबसे लंबी है उत्तर प्रदेश में। शारदा नहर उत्तर प्रदेश राज्य की सर्वाधिक लंबी नहर है। यह उत्तर प्रदेश और नेपाल सीमा के समीप गोमती नदी के किनारे बनवासा नामक स्थान से निकाली गई है। शाखाओं प्रशाखाओं सहित इसकी कुल लंबाई कितनी है? 12,368 किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार साक्षरता दर की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा समूह अवरोही क्रम जिला का सही क्रम दर्शाता है? तो इसमें गौतम बुद्ध नगर, औरैया, गाजियाबाद, कानपुर नगर। ठीक है, साक्षरता दर अवरोही मतलब बड़े से छोटा, सबसे अधिक गौतम बुद्ध नगर में, फिर उससे कम औरैया में, उससे कम गाजियाबाद में, उससे कम कानपुर नगर में है। आगे चलते हैं, 2 सूचियां दी गई हैं झील और राज्य, इन्हें हमें सम्मिलित करना। देखिए बोलर झील कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है। लोनार महाराष्ट्र में है। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। और लोकटक झील जो है मणिपुर में है। आगे बढ़ते हैं,
दो सूचियां दी गई हैं, जिला और 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक वहां पर क्या है, तो ये मिलान करना। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं व्याख्या में। इलाहाबाद जो प्रयागराज, जिसे आप प्रयागराज के नाम जानते हैं, ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। ठीक है। बहराइच 0 से 6 वर्ष के बच्चों की जनसंख्या प्रतिशत में ये नंबर 1 पर है। गाजियाबाद जनसंख्या के घनत्व के मामले में नंबर 1 पर है। जौनपुर लिंग अनुपात प्रत्येक 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या के मामले में लिंग अनुपात में सबसे आगे है। अमरावती, भवानी, हेमावती और कबिनी सहायक नदियां हैं किसकी, तो ये कावेरी की। किसकी सहायक नदियां हैं? कावेरी की सहायक नदियां। कावेरी नदी कर्नाटक राज्य के कोडागु क्षेत्र में पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कावेरी नदी तमिलनाडु राज्य की सबसे लंबी नदी है। प्राचीन तमिल साहित्य में कावेरी नदी को पोन्नी के नाम से भी जाना जाता था। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है, तो ये आपका शांत घाटी, कहाँ पे? केरला, जो आपका पश्चिमी घाट है वहां पर। निम्न प्रदेशों में से किस प्रदेश में इलायची पहाड़ियां अवस्थित है? देखिए, इलायची पहाड़ियां भारत के पश्चिमी घाट की पर्वतमाला की पहाड़ियां। इलायची या कार्डमम पहाड़ियों का पश्चिमी हिस्सा केरल के दक्षिण मध्य क्षेत्र में तथा पहाड़ी का दूसरा हिस्सा तमिलनाडु में फैला हुआ है। तो इस प्रकार से तमिलनाडु और केरल दोनों में फैला हुआ है, तो आपका ए और सी दोनों होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे स्टार लगा है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ये हो सकती है 550 हो सकती है। ठीक है। तो इस 550 में 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे और 20 सदस्य जो है संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करेंगे। वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? 543, 543। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत राज्य के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है? राज्य के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति आर्टिकल 243 के तहत, आर्टिकल 243 के तहत की जाती है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए गए, बताने में से सही कौन से कथन है? तो देखिए, भारत में एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था है, सही है। भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है, सही है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, समाज है, ये भी सही है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ये भी सही है। सबके सब सही है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4। 1946 में गठित संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, सभी सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा संयुक्त रूप से मनोनीत किए गए थे, नहीं, गलत है ये। सभी सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत किए गए थे, ये भी गलत है। अधिकतर सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किए गए थे, ये कथन आपका सही है, सी वाला। सभी सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित किए गए थे, नहीं, प्रत्यक्ष चुनाव नहीं हुआ था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अनुशंसित के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करने वाला पहला राज्य था? तो ये था आपका राजस्थान। देखिए, बलवंत राय मेहता समिति का गठन वर्ष 1957 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा की कार्यप्रणाली की समीक्षा किया गया था। समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत राज संरचना की सिफारिश की, जिसमें ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर को बनाने का सुझाव दिया। इस समिति की सिफारिशों के अनुसार 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर से पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय को क्षमावेदन करने के अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति निम्नलिखित में किसमें निहित होती है? तो किसमें होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, राष्ट्रपति में। आगे चलते हैं। कथन कांड का प्रश्न देखिए। कथन है कि भारत में सामान्यतः मंत्रिपरिषद एक त्रिस्तरीय ढांचा होती है, सही है, ये कथन सही है। कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं। कारण मंत्रिमंडल में मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं, ये भी सही है। मंत्रिमंडल में जो है कैबिनेट मंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद में सारे होते हैं। तो कथन कारण सही, परंतु ये स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं। देखिए, संपूर्ण भारत का मूल स्रोत जनता है, ये सही है। भारतीय संघ राज्यों की कृति है, ये भी सही है। जो लोग संविधान के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे थोड़ा सा देखें, जो बी वाला ऑप्शन है वो सही नहीं है। यहाँ पे सी नहीं बल्कि बी सही नहीं है, सी सही है आपका। डी, संविधान सब लोगों को प्रतिशत अवसर की समता के लिए आश्वस्त करता है। देखिए, बी क्यों नहीं सही है? क्योंकि जो आपका अनुच्छेद 1 है, इसमें प्रावधान किया गया कि भारत राज्यों का संघ है, जिससे स्पष्ट होता है कि भारतीय संघ जो है राज्यों की कृति नहीं है, बल्कि राज्य जो है वो संघ की कृति है। इसलिए आपका बी वाला सही नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए, विधि के समक्ष समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 सही है। लोक नियोजन में अवसर की समता, अनुच्छेद 16 सही है।
अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 सही है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 18 में नहीं बल्कि 21 का में है, 21 का में है, ठीक है। 18वें उपाधियों का अंत है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो आर्टिकल आपका 148 है। कितना है? 148 के अंतर्गत, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, जो कैग होता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये इसकी जो नियुक्ति होती है कार्यकाल से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, दोनों में से जो भी पहले होता है तब तक ये रहता है। और इसे राष्ट्रपति द्वारा केवल संविधान में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार हटाया जा सकता है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के तरीके के समान है। कोलंबो में 15 सितंबर 2012 को आयोजित समारोह में निम्नलिखित में से किसे ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार सम्मानित किया गया? किसे किया गया? विराट कोहली को। विराट कोहली को 2012 में, ठीक है। जबकि 2022 का यह पुरस्कार किसे दिया गया? पाकिस्तान क्रिकेटर बाबर आजम को दिया गया है। नोवाक जोकोविच ने फाइनल में किसे हराया? देखिए 2013 का है। 2023 में किसने? देखिए 2023 में यदि ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो इसमें फाइनल में स्टेफानोस सिपास को हरा करके ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है, ठीक है, 2023 में भी। आगे बढ़ते हैं। 2 सूचियां हैं, 2013 के अर्जुन पुरस्कार विजेता और खेल। तो यहाँ 2013 के अर्जुन पुरस्कार विजेता की जरूरत नहीं है, ये काफ़ी पुराना करंट अफेयर है। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच ओपन 2013, ठीक है। फ्रेंच ओपन 2013 को छोड़िए, 2023 देखिए। फ्रेंच ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? इवान डोडिग एवं ऑस्टिन क्रॉस जी शेक ने। IPL 2013, तो IPL 2013 नहीं, IPL 2023 देखें तो इसमें जो पहला शतक बनाया था किसने बनाया था? हैरी ब्रूक ने बनाया था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय टीम का कप्तान था जिसने अगस्त 2013 में जर्मनी में आयोजित जूनियर वीमेन हॉकी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता था? तो उस समय थी कप्तान सुशीला चानू थी। निम्नलिखित में से किस देश में 2014 का अंडर 19 विश्व क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा? कहां पर किया गया था ये? UAE संयुक्त अरब अमीरात में। जबकि 2024 का अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट का आयोजन कहां पर किया गया? श्रीलंका में किया जाएगा 2024 का। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 2013 में हैदराबाद में आयोजित 44वें जूनियर नेशनल एक्वेटिक्स चैंपियनशिप में समग्र चैंपियन घोषित हुआ था? तो कर्नाटक हुआ था। अब 2023 की बात करते हैं। 49वें जूनियर नेशनल एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी ओडिशा राज्य सरकार के सहयोग से स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा उड़ीसा के भुवनेश्वर में की गई। आगे बढ़ते हैं। 2013 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था किसे? तो रंजन सोढ़ी को दिया गया था। जबकि 2022 में यह पुरस्कार टेनिस खिलाड़ी अंचत सरल कमल को प्रदान किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मलेशिया में अगस्त 2013 में आयोजित 9वां एशिया कप पुरुष हॉकी की टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम का कप्तान कौन था? तो सरदार सिंह थे। वर्तमान में भारतीय टीम के कप्तान कौन है? हरमनप्रीत सिंह। निम्न से कौन एक शाहजहां द्वारा निर्मित नहीं कराई गई थी? देखिए शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, दिल्ली का लाल किला बनवाया, दिल्ली की जामा मस्जिद बनवाई, परंतु बुलंद दरवाजा जो है ये अकबर का बनवाया है। बुलंद दरवाजा जो है अकबर का बनवाया हुआ है, ठीक है। निम्न से कौन एक भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका भित्ति चित्रों के लिए भित्ति चित्रों के लिए अजंता की गुफाएं जो है वो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है काफ़ी, ठीक है। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। तेजपुर जहाँ हाल ही में भारतीय सांख्यिकी संस्थान के केंद्र की स्थापना की गई है स्थित है कहाँ पर? तो तेजपुर जो है असम में स्थित है। देखिए तेजपुर असम के तेजपुर में भारतीय सांख्यिकी संस्थान के उत्तर पूर्व केंद्र की स्थापना कब की गई? 2011 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। देखिए जमुरिया कहाँ भारत का प्रथम मेगावाट स्तर का सौर ऊर्जा उत्पादन केंद्र बनाया जा रहा है स्थित है? कहाँ पर स्थित है? ये पश्चिम बंगाल में। पुराना करंट अफेयर है, ये करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर का संस्थापक किसे माना जाता है? तो अशोक को माना जाता है। किसे? अशोक को माना जाता है। बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर का निर्माण लगभग 260 ईसा पूर्व सम्राट अशोक द्वारा किया गया था। महाबोधि का अर्थ होता है जागृत मंदिर। बोधगया में ही भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है हनामकोंडा का 1000 स्तंभों वाला श्री रुद्रेश्वर स्वामी मंदिर अवस्थित है कहाँ पर? तो वारंगल में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है?
तेलंगाना के वारंगल में। इसका निर्माण काकतीय राजवंश के समय में हुआ था। इसका निर्माण राजा रुद्रदेव ने करवाया था। इस मंदिर में भगवान शिव, विष्णु तथा सूर्य भगवान की मूर्तियां हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है कहाँ पर? श्रीहरिकोटा में। ठीक है, इसकी स्थापना, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना 1871 में हुई थी। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये थोड़ा सा आप कंफ्यूजिंग है, 1871, इसे चेक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। दो सूचियां हैं, भवन और स्थान। तो देखिए, ब्लैक पगोडा कहाँ पे है? कोणार्क, कोणार्क उड़ीसा, उड़ीसा। दिलवाड़ा मंदिर, जो सूर्य मंदिर है उसे ही ब्लैक पगोडा कहते हैं। ठीक है, दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में, बीबी का मकबरा औरंगजेब में, औरंगाबाद में, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में। जयपुर में स्थित जंतर मंदिर को निर्मित कराया था किसने? सवाई जयसिंह द्वितीय ने। सवाई जयसिंह द्वितीय, द्वितीय याद रखिएगा, द्वितीय ने कराया था। कई बार ऑप्शन में प्रथम भी कह देगा। ठीक है, तो ये जो खगोलीय वेधशाला है ये जयपुर के अलावा 4 जगह पे और है, कुल 5 जगह पे था, दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा। आगे बात करते हैं निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं, ये बताना। देखिए, आपका हवा महल कहाँ पे है? हवा महल उदयपुर में नहीं है, बल्कि हवा महल जयपुर में है। भारत भवन भोपाल में है, गोल गुंबज बीजापुर में है और विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में है। ठीक है, विश्व पृथ्वी दिवस 2013 की विषय वस्तु क्या थी? तो उस वर्ष 2013 में द फेस ऑफ क्लाइमेट चेंज थी, परंतु 2023 में क्या रही है? 2023 का हमें पता होना चाहिए। इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश ने संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की 2013 में 1 माह के लिए अध्यक्षता की थी? तो ये पाकिस्तान ने की थी। ठीक है, चूंकि देखिए होता क्या है कि ये जो सदस्यता होती है वो घूमती रहती है। ठीक है, 2013 में घोषित 60वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसने जीता था? पान सिंह तोमर ने। जबकि 2023 का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 2023 का सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार रॉकेटरी द नबी इम्पैक्ट को प्रदान किया गया है। अगला, भारत में प्रथम वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन सेवा निम्न में से किस के बीच प्रारंभ की गई डबल डेकर बस सेवा जो है ये आपका हावड़ा से धनबाद 2011 में प्रारंभ किया गया, हावड़ा से धनबाद। भारत में कितने राज्यों की विधानसभाओं का वर्तमान कार्यकाल 2014 में पूर्ण होने वाला है? तो ये प्रश्न छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है। इसरो द्वारा निर्मित सर्वाधिक तेज गति वाले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो इसका नाम है आपका सागा 220। केरल में तिरुवनंतपुरम स्थित केंद्र के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के सतीश धवन सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी द्वारा सागा 220 नामक भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बनाया गया। ये 2013 में बनाया गया था, वर्तमान में अन्य है। ठीक है, भारत ने निम्न से किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसमें भारत का उत्तरी कश्मीर सागर क्षेत्र में प्रवेश सुगम हो सकेगा? उत्तरी कश्मीर सागर में, तो ये भारत ने कजाकिस्तान के साथ 2011 में समझौता किया था। अग्नि 5 के से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए, यह व्हीलर द्वीप से प्रक्षेपित किया गया था, सही है। यह 19.5 मीटर लंबा नहीं, 19.5 मीटर लंबा नहीं है, 17 मीटर लंबा है। ठीक है, अब भारत 6वां ऐसा देश हो गया है जिसके पास ICBM प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। ठीक है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल उपलब्ध है। यह 50 टन भार का प्रक्षेपास्त्र है, सही है। तो 134, दूसरा वाला केवल गलत है। मृगेंद्रनाथ गुफा जो 1 किलोमीटर लंबी है कहाँ पर पाई गई है? तो मृगेंद्रनाथ गुफा जो है कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। यह लगभग 1 किलोमीटर लंबी है। इसकी खोज वर्ष 2003 में मध्य प्रदेश के पुरातत्व विभाग ने की थी। निम्नलिखित पद्म पुरस्कार विजेताओं की संख्या दर्शाते हैं। ये 2013 के हैं, तो हमें अब 2023 का याद रखना, ना कि 2013 के। देखिए, 2023 में पद्म पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी रही? 106 रही है। 106 लोगों को दिया गया, जिसमें से 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री शामिल। इन पुरस्कारों में 19 महिला पुरस्कार प्राप्त करता, साथ ही साथ इसमें 7 मरणोपरांत पुरस्कार प्राप्त करता है। अब इससे आगे जो है वो आपके मैथ के प्रश्न हैं, और इन प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर नहीं देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।